वर्क एनर्जी के बारे में। इस टॉपिक को अब कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज कंजर्वेटिव फोर्सेस। हमने एनालाइज किया था वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्सेस। ठीक है, तो दैट इज द डायग्राम फॉर द दैट इज द बॉडी। वन बॉडी इज मूविंग फ्रॉम पॉइंट वन, पॉइंट ए टू पॉइंट बी by using two paths. Path number one, this is a path one, this is a path two. The body is traveling first the path one, इस path one के थ्रू वो body क्या कर रही है, ट्रेवल ए करके से बी तक जा रही है। फिर वही बॉडी दोबारा पॉइंट ए से बी तक इस पाथ के थ्रू जा रही है। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटी फोर्सेस, दैट इज इक्वल टू एम जी एच। एच इज द डिस्टेंस इन वर्टिकल पोजिशन। ए और बी के बीच में व्हाट इज द वर्टिकल डायरेक्शन, व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए वाई। वाई कोऑर्डिनेट का डिस्टेंस क्या है, उस पर डिपेंड करता है वर्क डन बाय द पार्टिकल्स अगेंस्ट द ग्रेविटी फोर्सेस। ठीक है, why this is minus, because the weight is acting in the downward direction but the particle is moving in the upward directions. the how much the body is traveling in x directions वो वर्क में कन्वर्ट नहीं होता है। द वर्क डन बाय द when the body is moving in the horizontal position, horizontal direction, the weight is acting downward and this angle is 90 degree, due to which the work done by the gravity forces in horizontal direction is equal to zero. वो जीरो के बराबर आता है। तो जो वर्क डन होगा वो किसके थ्रू होगा, ओनली वर्टिकल डायरेक्शन में जितनी मूवमेंट हुई है पार्टिकल्स की, दैट इज इक्वल टू वर्क डन। और वही वर्क डन हमारे किसके इक्वल आता है, पोटेंशियल एनर्जी की इक्वल आता है। लेकिन तो इसका मतलब क्या हुआ, पार्टिकल चाहे किसी भी पाथ को फॉलो करे, ठीक है, हाउ किसी भी पाथ को फॉलो करे, जो भी उसने हॉरिजॉन्टल मूवमेंट की है, जो उसने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन मूवमेंट की है, वो उसको वर्क डन में कन्वर्ट नहीं होता और उसकी वजह से वो एनर्जी की फॉर्म में भी नहीं आता। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो वाइड डिस्टेंस है, व्हाट द गैप बिटवीन दीज टू पार्टिकल्स, बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, दो पॉइंट्स में के बीच में वाइड डायरेक्शन में जो गैप है, उसके थ्रू जो एनर्जी, उसके थ्रू जो वर्क डन होगा, दैट इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। और इस तरह का कोई भी फोर्स जो इस तरह का बिहेव शो करते हैं, दैट इज नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, इस तरह के, ठीक है, कि जो इस तरह का बिहेवियर शो करते हैं, उन सभी फोर्सेस को हम कंजर्वेटिव फोर्सेस बोल देते हैं। वी कैन राइट डाउन लाइक दिस, if the work of a force in a moving a particle between two position is independent of a path। ठीक है, जब दो पोजिशंस के बीच में, पोजिशन नंबर वन एंड पोजिशन नंबर टू, इनके बीच में जब वो पार्टिकल मूव कर रहा है और जो वर्क डन है वो पाथ पर डिपेंड नहीं कर रहा, path followed by the particles path पर डिपेंड नहीं करता, it can be expressed as change in potential energy, that is important। ठीक है, कि वो दो फोर्स है उसी तरह से बिहेव करे जिस तरह से हमारा पोटेंशियल एनर्जी की तरह बिहेवियर हो रहा है। तो दिस टाइप इज फोर्सेस इज नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्सेस। इस तरह फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेटिव फोर्सेस बोलते हैं। ठीक है, तो जब हमारी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात आएगी, तो वी कैन अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ओनली द फोर्सेस व्हिच आर कंजर्वेटिव इन नेचर। हम उन्हीं फोर्सेस के ऊपर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं जहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेस अप्लाई है, बिकॉज देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी। यहाँ पर कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं हो रहा है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल्स, लेकिन किस टाइप की फोर्सेस को कंजर्वेटिव मानते हैं हम ग्रेविटी फोर्सेस जो होते हैं हमारे, दे आर कंजर्वेटिव नेचर, कंजर्वेटिव फोर्सेस। ठीक है, स्प्रिंग फोर्सेस एंड इलास्टिक फोर्सेस, जनरली दिस फोर्सेस आर कंसीडर्ड एज ए कंजर्वेटिव फोर्सेस। तो इन द प्रॉब्लम, जब भी प्रॉब्लम दे रखी है, वी आर अप्लाइंग द वर्क एंड एनर्जी, इफ द प्रॉब्लम के अंदर कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं सभी और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस जनरली क्या मिलता है हमें, फ्रिक्शनल फोर्सेस मिलते हैं। A frictional forces is considered as a non-conservative forces। यदि आपके पास कंजर्वेटिव फोर्सेस के साथ साथ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस भी हैं, तो यू कैन नॉट अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। आप कंजर्वेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं कर सकते, वहां पर फिर आप सिर्फ प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज इन द प्रिंसिपल ऑफ ए वर्क एंड एनर्जी देयर इज नो अजम्पशन ऑफ ए सच टाइप। वहां पर किस तरह की कोई अजम्पशन नहीं होती। ठीक है, यू कैन अप्लाई बोथ कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस
ठीक है, दोनों के ऊपर प्रिंसिपल ऑफ वर्क एनर्जी अप्लाई कर सकते हो, चाहे फोर्स का नेचर कुछ भी हो। Now the principle of a conservation of energy. What is the meaning of this? The total energy at any position. Okay, this is a total energy of a particle or system at the position number one is equal to total energy of a particle at position number two अंडर द एक्शन ऑफ ए कांस्टेंट फोर्सेस। मतलब यदि बॉडी के ऊपर पार्टिकल के ऊपर सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेस अप्लाई हैं तो एनर्जी इज सेम ईच एंड एवरी पॉइंट। जो पाथ फॉलो किया उस पार्टिकल ने, फॉर एग्जांपल दिस इज अ पॉइंट वन, दिस इज पोजीशन नंबर वन एंड दिस इज अ पोजीशन नंबर टू। ये पोजीशन नंबर टू है एंड योर बॉडी इज ट्रेवलिंग ऑन दिस पाथ, इस पाथ पर बॉडी ट्रेवल कर रही है। तो जो टोटल एनर्जी है दैट इज सेम एवरीवेयर। ठीक है, जहां भी आप टोटल एनर्जी देखोगे किसी भी पॉइंट के ऊपर एनर्जी निकाल दीजिए, एट क्वांटिटी इज सेम। एनर्जी का नेचर बदल सकता है, काइनेटिक से पोटेंशियल एनर्जी में जा सकती है, पोटेंशियल से काइनेटिक एनर्जी के अंदर आ सकती है, शिफ्ट कर सकते हैं एनर्जी, लेकिन जो टोटल एनर्जी है वो क्या रहेगी आपकी, कंजर्व रहेगी। कंजर्व का मतलब सेम रहेगी ईच एंड एवरी पॉइंट। ठीक है, जैसे हमने पॉइंट नंबर यहाँ पर 4 डाल दिया, दैट इज पॉइंट नंबर 3, दैट इज पॉइंट नंबर 4, 5, 6 एंड 7, 8, 9, 10 लाइक दिस। तो किसी भी पॉइंट के ऊपर एनर्जी निकाल दीजिए, द क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज सेम फॉर ऑल द पॉइंट्स ऑन द पाथ। दैट इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ ए कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर द कंजर्वेटिव फोर्सेज। इसके लिए एप्लीकेबल है, सिर्फ कंजर्वेटिव फोर्सेज के लिए एप्लीकेबल है। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज हैं, दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्सेज इज आल्सो प्रेजेंट। यदि फ्रिक्शनल फोर्सेज प्रेजेंट हैं तो फिर हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, इफ देयर इज अ फ्रिक्शन फोर्स ड्यूरिंग द मूवमेंट ऑफ ए पार्टिकल्स, पार्टिकल जब मूवमेंट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स यदि प्रेजेंट है तो आपको प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं करना। तो फिर क्या अप्लाई करोगे, व्हेन यू अप्लाई द, ठीक है, वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ये अप्लाई करोगे आप उस कंडीशन में। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस, यहाँ पर लेफ्ट साइड का निकालोगे, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, वहां पर हमें, वहां पर इस तरह की कोई कंडीशन नहीं है कि फोर्स कंजर्वेटिव कंजर्वेटिव होनी चाहिए, चाहे वहां पर। तो ये जो प्रिंसिपल ऑफ वर्क एंड एनर्जी है, यू कैन अप्लाई ऑन ईच एंड एवरी प्रॉब्लम, आप हर प्रॉब्लम पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेटिव ऑफ एनर्जी यू कैन अप्लाई ओनली एट द, सिर्फ आप अप्लाई कर सकते हो कंजर्वेटिव फोर्सेस के ऊपर। तो आप उसको का ध्यान रखना है ड्यूरिंग द हैंडलिंग ऑफ ए प्रॉब्लम, जब आप प्रॉब्लम को हैंडल कर रहे हो। नेक्स्ट इज, नाउ वी कम ऑन द प्रॉब्लम। और यहाँ पर जो एनर्जी है, मैकेनिकल एनर्जी को टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, प्रिंसिपल जो है काइनेटिक प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ये सब हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको दोबारा से रिवाइज करने की रिक्वायरमेंट नहीं। नाउ कम ऑन द प्रॉब्लम। A flexible chain PQ of a length L is held on a smooth table. What is the meaning of smooth table? In the problem, the value of friction is equal to 0. ठीक है, frictionless surface दे रखा है with a portion H our hanging edge shown in the figure। देखो ये डायग्राम दे रखा है, एक टेबल आपकी, टेबल के ऊपर ये चेन रखी हुई है, कुछ पोर्शन चेन का वो टेबल के ऊपर है और कुछ पोर्शन चेन का नीचे लटक रहा है, जैसा डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, और इसको अब इस टाइम होल्ड कर रखा है यहाँ पर। कैलकुलेट द, हेल्ड, हेल्ड मींस होल्ड कर रखा है यहाँ पर। कैलकुलेट द वेलोसिटी विथ विच चेन विल बी लीव द टेबल। पता लगाइए, आपको वेलोसिटी पता लगानी है जब इफ रिलीज्ड फ्रॉम द रेस्ट, यदि हम इस टेबल, इस चेन को यहां से छोड़ दें तो किस स्पीड से ये टेबल को, ठीक है, इट रिलीज, लीव द टेबल, टेबल को जब ये लास्ट इसका जो कॉर्नर जब टेबल से बाहर जाएगा
उस टाइम इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये हमें मालूम करना है। ठीक है, क्या मालूम करना है कि जो लास्ट ये अपर पोर्शन जो ऊपर रखा हुआ है, ये जो पोर्शन जब इस तरह मूवमेंट करता हुआ ये लास्ट जो एंड है यहाँ पर आ जाएगा, उस कंडीशन में लास्ट एंड यहाँ पर आ जाएगा, उस कंडीशन में व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ दिस चेन, चेन की वेलोसिटी क्या होगी। assume the chain is inextensible and ठीक है, ये assume करके चलना है कि चेन की लेंथ इंक्रीज नहीं होगी ड्यूरिंग द मोशन, वो डिफॉर्म नहीं होगी, एंड वेट W पर यूनिट लेंथ, और आपको वेट दे रखा है लेकिन वो पर यूनिट लेंथ दे रखा है। ठीक है, W के टर्म में दे रखा है लेकिन इट इज पर यूनिट लेंथ। तो यहाँ पर देखिए फ्रिक्शन फोर्सेज नहीं है, तो वी कैन अप्लाई द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, तो हम प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट केस वन, when there's some portion of a chain on the table and some portion of a chain is hanging in the downward। ये इसमें डायग्राम में मेंशन कर रखा है कि दिस लेंथ इज h, ये जो हैंगिंग कर रहा है ये h है, और ये जो पोर्शन है ऊपर आपका, दैट पोर्शन इज इक्वल टू L माइनस h, दैट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम में दे रखा है। ठीक है, तो दैट इज द केस वन। और द सेकंड केस इज व्हेन द लास्ट एंड ऑफ ए चेन इज लिविंग द टेबल, वो केस है आपका, इज अ केस टू। और इसके अंदर इसको हमने क्या मान लिया, केस टू मान लिया। ये ठीक है, हमें पता है कि एनर्जी, ऑल द फोर्सेज आर नेचर कंजर्वेटिव फोर्सेज, सभी फोर्सेज जो कंजर्वेटिव नेचर के हैं, तो जितनी जो एनर्जी है वो क्या होनी चाहिए, कंजर्व्ड होनी चाहिए। तो एनर्जी एट द पोजीशन केस वन इज इक्वल टू एनर्जी एट द केस टू फॉर द चेन, इसके लिए लिख रहे हैं हम, चेन के लिए लिख रहे हैं। तो फाइंड आउट द टोटल एनर्जी ऑफ ए चेन इन द केस वन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इन द केस वन प्लस पोटेंशियल एनर्जी इन द केस वन। और इवन एनर्जी किसकी है, चेन की। व्हाट इज द टोटल एनर्जी ऑफ ए चेन इन दिस पोजीशन। ठीक है, तो जब भी हम पोटेंशियल एनर्जी निकालते हैं तो वी फर्स्ट डिसाइड द रेफरेंस एक्सिस कि पोटेंशियल एनर्जी को मेजर कहां से करेंगे। तो टेबल के ऊपर ही हमने क्या मान लिया, वी कंसीडर द रेफरेंस एक्सिस, टेबल के ऊपर ही हमने रेफरेंस एक्सिस को कंसीडर कर लिया, दैट इज एक्स एक्सिस। ठीक है, यहां से हम पोटेंशियल एनर्जी मेजर करेंगे। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, उसे बता रखा है कि चेन को होल्ड हेल्ड कर रखा है, तो वेलोसिटी कितनी है इसकी, जीरो। तो व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी, 1/2 mv स्क्वायर, तो v इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि चेन को होल्ड कर रखा है, चेन मोशन नहीं कर रही, तो दैट इज द काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, दैट इज इक्वल टू mg इनटू, यहाँ पर y लिख लीजिए, mgy, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, हमें मालूम है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m यहाँ नहीं दे रखा है, यहाँ पर तो वेट दे रखा है, वेट को मास में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, डब्ल्यू को टी से डिवाइड कर देंगे, तो ये हमारा क्या बन गया, मास बन गया। ठीक है, दैट इज ए मास डब्ल्यू बाई जी। लेकिन ये जो वेट है पर यूनिट लेंथ है, ठीक है, कितना, ये पर यूनिट लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है यहाँ पर, देखो एल माइनस एच है, वो तो रेफरेंस लाइन के ऊपर ही है, एल माइनस एच पोर्शन इज ऑन द रेफरेंस लाइन, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, जीरो, क्योंकि रेफरेंस लाइन के ऊपर है। लेकिन ये जो पोर्शन है दैट इज, ये जो पोर्शन ये नीचे लटक रहा है, दिस पोर्शन इज हैंगिंग, दिस पोर्शन इज हैंगिंग इन डाउनवर्ड, ये पोर्शन नीचे लटक रहा है फ्रॉम द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से, ये रेफरेंस लाइन है, इससे नीचे है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है, तो व्हाट इज द, ठीक है, तो ये हमारा क्या आ गया, ये हमारा मास आ गया, मास पर यूनिट लेंथ आ गया। लेकिन हमें तो ये m यहाँ पर क्या टोटल मास है, m ऊपर क्या है, टोटल मास है, तो हम किसी के इसको क्या कर देंगे, करंट लेंथ को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, h से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई विद द h। ठीक है, राइट डाउन, नेक्स्ट इज जी, जी को जी कंटिन्यू लिखते हैं, व्हाट इज द, दैट इज ए y, व्हाट इज ए y इन दिस केस, दिस लोड, ये जो लोड है आपका, दैट इज द मास इज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये तो यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्ट्रीब्यूटेड है। और ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, इस मास को इक्विवेलेंट पॉइंट में चेंज करना होगा, तो हमने, ठीक है, इक्विवेलेंट पॉइंट कहाँ लगाएंगे, इस चेन के सेंट्रोइड पर लगा देंगे, वी अप्लाइड द एट द सेंट्रोइड, जो सेंट्रोइड है चेन का, वहां पर इस टोटल मास को अप्लाई करते हैं, टोटल मास कितना है, दैट इज अ टोटल मास एंड दैट इज अप्लाइड एट द सेंट्रोइड, सेंट्रोइड को अप्लाई कर दिया। व्हाट इज दिस लेंथ फ्रॉम द रेफरेंस एक्सिस, कितनी लेंथ हो जाएगी हमारी ये, दैट इज इक्वल टू h/2, ये किसके बराबर हो जाएगी हमारी, h/2 के बराबर हो जाएगी, दैट इज h/2, दैट इज इक्वल टू h/2। ठीक है, दैट E1 इज इक्वल टू आ गया -1/2 इनटू WH स्क्वायर। नेक्स्ट केस टू, केस नंबर टू, when the last end of a chain is leaving the table,
ठीक है, टेबल को नीचे छोड़ रहा हूँ उस टाइम, ये जो पोर्शन है ये भी नीचे आ गया यहाँ पर। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? दिस इज L माइनस एच, ये तो L माइनस एच है, दिस इज L माइनस एच प्लस ये जो नीचे लटक रहा था वो भी जोड़ दो प्लस एच। ठीक है, एच, तो एच से एच चला जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास एल। ये लेंथ कितनी होगी यहाँ से ले यहाँ तक चेन की? लेंथ इज एल, ये लेंथ हमारे पास एल हो गई है लेंथ। ठीक है, और तो अब ये चेन क्या कर रही है? मोशन में है। जैसे चेन को छोड़ा गया ये मोशन में आ गई। लेट द वेलोसिटी एट दिस टाइम, जब लास्ट एंड टेबल को छोड़ रहा है उस टाइम वेलोसिटी कितनी मान ली? उन्हें वी कंसीडर कर ली। व्हाट इज द E2? E2 is the total energy of the chain at this time. That is equal to kinetic energy in the position number 2 plus potential energy at the position number 2. What is the E2 is equal to kinetic energy कितनी हो जाएगी आपकी? 1/2 into mv square। माइनस क्यों आया? बिकॉज दैट इज रेफरेंस एक्सिस यहाँ पर है। ठीक है, तो बॉडी इज बिलो द रेफरेंस लाइन। यदि बॉडी आपकी रेफरेंस लाइन से नीचे है तो आपने रेफरेंस लाइन मानी है तो पोटेंशियल एनर्जी इज नेगेटिव। यदि बॉडी आपकी रेफरेंस लाइन से ऊपर है तो पोटेंशियल एनर्जी इज पॉजिटिव। दैट इज इक्वल टू माइनस, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी? mg gy, write down the y, mgy। now 1/2 into what is the mass of this chain? मास ऑफ दिस चेन इज इक्वल टू, हमें पता है W इज वेट, तो वेट को मास में चेंज करेंगे तो W को G से डिवाइड कर देंगे तो क्या बन गया हमारा मास? दैट इज ए मास। और ये पर यूनिट लेंथ है। व्हाट इज द टोटल लेंथ? टोटल लेंथ इज L, L से मल्टीप्लाई कर दो तो दैट इज टोटल मास ऑफ दिस चेन इनटू व्हाट इज द वेलोसिटी? V इज द वेलोसिटी, V स्क्वायर माइनस, ठीक है, व्हाट इज द मास? W/G अगेन, ठीक है, मल्टीप्लाई विद द L बिकॉज दिस मास इज पर यूनिट लेंथ, मल्टीप्लाई विद L। नेक्स्ट इज व्हाट इज द G? ठीक है, G को ऐसे लिख देंगे। व्हाट इज द Y? ठीक है, एट दिस टाइम द मास ऑफ दिस चेन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिलो द रेफरेंस लाइन, रेफरेंस लाइन से नीचे डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में है। और जब भी आपका मास डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में हो, ठीक है, टू टेक द डिस्टेंस वी चेंज इनटू द इक्विवेलेंट पॉइंट मास। हम उसको इक्विवेलेंट पॉइंट मास में चेंज कर देते हैं। तो आपको इसको इक्विवेलेंट पॉइंट मास में चेंज कर देना है। तो अप्लाई कर दोगे आप इस चेन के सेंट्रोइड पर अप्लाई कर दोगे, यहाँ पर अप्लाई कर दोगे टोटल मास। टोटल मास कितना है? दिस, एंड विल अप्लाई व्हाट द डिस्टेंस? द डिस्टेंस इज L/2, दैट इज L/2। तो ये हमने क्या निकाल लिया? E2, केस 2 के अंदर टोटल एनर्जी निकाल ली हमने। और हमें पता है E1 इज इक्वल टू E2। E1 और E2 क्या होने चाहिए? एनर्जी इन द केस 1, एनर्जी केस 2 बोथ आर इन इक्वल, वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। तो पुट E1 एंड E2 दोनों को इक्वल पुट कीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ E1, पुट द वैल्यू ऑफ E2। ठीक है, तो W इज बोथ साइड, W यहाँ से चला जाएगा दोनों साइड से। एंड 1/2 इज इन बोथ साइड। ठीक है, तो यहाँ भी अपॉन में है, यहाँ भी है, यहाँ से भी चला जाएगा, यहाँ से भी चला जाएगा। मतलब आपको सोल्व कर लोगे तो आपके पास ये आ जाएगा L माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू L/G स्क्वायर एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू दिस एंड V इज इक्वल टू अंडर द रूट G/L, L स्क्वायर माइनस H स्क्वायर। ठीक है, दैट इज द वेलोसिटी व्हेन द लास्ट एंड ऑफ ए चेन is leaving the table। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्या करना है? टोटल कंजर्वेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी को अप्लाई करके इस तरह हम क्या कर सकते हैं? वेलोसिटी को निकाल सकते हैं। द नेक्स्ट प्रॉब्लम इज ए पार्टिकल ऑफ ए मास m स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट एट A। दिस इज ए पोजीशन A। यहाँ से एक पार्टिकल रेस्ट कंडीशन से मूव करना शुरू करता है। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी? इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू 0, दैट इज द गिवन, एंड स्लाइड डाउन
एट ए ट्रैक ए बी, एक ट्रैक बना हुआ है, ये देखो यहाँ से लेकर यहाँ पे एक ट्रैक बना हुआ है, इस ट्रैक के ऊपर मूवमेंट करता हुआ यहाँ नीचे आता है पार्टिकल, यहाँ जाता है बी पोजीशन पर, एंड इंटर ए वर्टिकल लूप, ठीक है, फिर एक लूप बना हुआ है वर्टिकल प्लेन के अंदर, ये जो लूप बना हुआ है ये वर्टिकल प्लेन के अंदर बना हुआ है, ऑफ ए रेडियस आर, उसकी रेडियस कितनी दे रखी है, दिस रेडियस इज आर is given at B, what should be the minimum height h at the starting point, ठीक है, this is a reference line in the given in the problem as axis, आपसे पूछ रहा है कि h की क्या मिनिमम हाइट रखें एट द स्टार्टिंग, जब यहां से इसको रिलीज किया जाएगा रेस्ट से, of a particle so that it may loop the loop without falling off the track at C, ये जो लूप के अंदर जब पार्टिकल मूव करता ऊपर की तरफ जाए और सी पॉइंट्स के साथ कांटेक्ट बनाए, ठीक है, इट में लूप द लूप मतलब इसके अंदर ये रोटेट कर दे, लूप मतलब रोटेट करना, विदाउट फॉलोइंग द ट्रैक एट सी, सी के साथ तक पहुंच जाए बिना कांटेक्ट बनाता हुआ, और ये नीचे ना गिरे इस लूप के अंदर, ये आपसे पूछा है। तो अगेन यहाँ पर कोई भी इसने इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं दी है कि देयर सम फ्रिक्शनल फोर्सेस, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं है तो वी कैन ऑल द फोर्सेस व्हिच आर इन्वॉल्वड आर कंजर्वेटिव फोर्सेस, फ्रिक्शनल फोर्स कंटेंट नहीं है तो हम प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को अप्लाई करके प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हैं। तो दैट इज अ रेफरेंस लाइन जहां से हम पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करेंगे, दैट इज अ पोटेंशियल रेफरेंस लाइन, ये रेफरेंस लाइन है जिससे हम पोटेंशियल एनर्जी को मेजर करेंगे एक्स एक्सिस, ठीक है। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट द टोटल एनर्जी एट द पोजीशन नंबर ए, दैट इज इक्वल टू ई ए, and second we measure the total energy at the point C and that is equal to EC, और हमें पता है कंजर्वेटिव फोर्सेस इन्वॉल्व नहीं है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इन्वॉल्व नहीं है, तो एवरीवेयर ईच एंड एवरी पॉइंट टोटल एनर्जी में क्या मिलेगी, सेम मिलेगी, तो EA और EC भी क्या आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए, क्योंकि टोटल एनर्जी हर पॉइंट सेम मिलेगी, किसी भी पॉइंट्स पर आप देख लीजिए ईच एंड एवरी पॉइंट्स हैव द सेम टोटल एनर्जी, हर पॉइंट के ऊपर पार्टिकल की हमें टोटल एनर्जी सेम मिलेगी। So first find out the EA. What is the EA? Plus is equal to kinetic energy plus potential energy. Kinetic plus potential energy. But the it is starting from the rest. So kinetic energy कितनी हो जाएगी? 1/2 mv square. V is equal to 0. So kinetic energy is 0. What is the potential energy? That is the mgy. mgy. ठीक है? So what is the y value of y? That is the height from the reference line. The height of the reference line is h. So that is m G into H. So that is the total energy at the position number A position के ऊपर. Now what is the total energy at the position number C? C के ऊपर कितना होता है? Kinetic energy plus potential energy. ठीक है? ठीक है? What is the V? Let the velocity at the point C is V. ठीक है? V C पॉइंट के ऊपर जो velocity है वो हमने पार्टिकल की वो हमने V assume कर ली. And now this is a problem. ठीक है, हमें यहाँ पर डायरेक्टली वी नोन नहीं है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल व्हेन इट रीच एट द पोजीशन नंबर एट द पोजीशन सी, जब सी पोजीशन पर वो पार्टिकल रीच करेगा तो वेलोसिटी कितनी होगी, दैट इज नॉट गिवन इन द प्रॉब्लम, तो हमें पहले वो फाइंड आउट करना होगा। वी ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम, एक फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, लूप को ड्रॉ किया, वर्टिकल लूप को हमने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। तो जब भी कोई पार्टिकल्स किसी भी कर्व्ड पाथ के अंदर मूवमेंट करता है, दिस पार्टिकल इज रोटेटिंग विद दिस कर्व्ड पाथ, ये इसके साथ रोटेट कर रहा है कांटेक्ट बनाते हुए, तो दैट देयर इज ए नॉर्मल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज प्रेजेंट, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन हमेशा क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, an which are responsible for changing of direction, और डायरेक्शन को चेंज करने के लिए क्या होगा, रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। तो एट द टॉप मोस्ट पॉइंट सी, जब पार्टिकल यहाँ टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, द नॉर्मल एक्सेलरेशन इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड, दैट इज द an, weight of this particle is also act vertically downward,
वेट जो होता है हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है, दैट इज mg। तो यहाँ पर वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। द inertia force is acting opposite to the direction of acceleration. What is the inertia force? Inertia force is equal to mass into acceleration. Acceleration is acting in downward, so that is the reason inertia force is acting in the upward direction. What is the value of inertia force? Mass into acceleration. Okay? And the reaction is always act normal to the surface. Reaction क्या करेगी? हमेशा ये आपका सरफेस है और यहाँ पर बॉडी कांटेक्ट में है, ठीक है? तो ये ठीक है, बॉडी सरफेस के साथ यहाँ कांटेक्ट में, तो रिएक्शन विल ऑलवेज एक्ट नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, दैट इज ए आर। तो हमने क्या कर लिया, पार्टिकल जो है उसका सी पोजीशन के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर लिया। अंडर द कंडीशन ऑफ ए डायनेमिक इक्विलिब्रियम, द सम ऑफ ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो इन एनी डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में आप सम ऑफ ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू जीरो कर सकते हो। तो यहाँ पर जो हमारी ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस, इसके अंदर हमने क्या कर लिया, इज इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन के अंदर हमने जीरो कर लिया। तो राइट डाउन, लेट द अपवर्ड फोर्स इज पॉजिटिव, अपवर्ड को पॉजिटिव कंसीडर कर लिया, तो एफ आई इज पॉजिटिव बिकॉज इज एक्टिंग अपवर्ड, आर इज एक्ट इन माइनस बिकॉज इज एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, and the weight is also acting in the downward direction, minus mg is equal to zero। वो क्या कह रहा है कि ये जो आपका पार्टिकल है नीचे की तरफ गिरना नहीं चाहिए, ये गिरेगा कब, जब कांटेक्ट ब्रेक डाउन हो जाए, ठीक है। और यदि कांटेक्ट ब्रेक डाउन हो गया तो रिएक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, r इज इक्वल टू जीरो, r की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो पुट द वैल्यू ऑफ r इज इक्वल टू जीरो, तो आपका क्या आ जाएगा, इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू mg, इनर्शिया फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन इनटू इज इक्वल टू mg। तो m से m चला जाएगा, यहाँ पर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, the normal acceleration is equal to v square upon r is equal to g, that is known, ये हमें पहले से ही पता है। v नॉर्मल एक्सेलरेशन वैल्यू कितनी होती है, v square upon r, तो v square is equal to क्या आ गया हमारा, rg, v square is equal to rg आ गया। The next thing is what is the, तो हमने यहाँ पर क्या निकाल लिया, वेलोसिटी निकाल ली ऑफ ए पार्टिकल एट द पोजीशन सी। सी पोजीशन के ऊपर पार्टिकल की क्या वेलोसिटी होगी, कांटेक्ट, ठीक है। तो v की वैल्यू इससे ज्यादा है तो कांटेक्ट ब्रेक डाउन नहीं होगा। v की वैल्यू जो v स्क्वायर इज इक्वल टू इज लेस देन rg, तो कांटेक्ट क्या हो जाएगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा, ठीक है। तो EC इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट इज द EC, टोटल एनर्जी एट द पोजीशन नंबर, एट द पोजीशन C, 1/2 into m, what is the v square, that is equal to rg, ये में निकाला हमने, v square is equal to rg plus mg, and what is the value of y, y की वैल्यू कितनी है, देखो इस तरह यहाँ पर लूप हमारा ये लूप था, that is the reference axis, यहाँ पर reference axis था हमारा, ठीक है। and that is a center O, ये center O है और यहाँ पर the position is C, ये C है, radius is r, so what is the height of from the reference axis, that is 2r, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है r, कितना हो जाएगा 2r हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू पार्टिकल यहाँ पर सी पोजीशन पर, रेफरेंस से कितना दूर हो जाएगा, 2r हो जाएगा, 2r। पुट E इज इक्वल टू EC, दोनों को इक्वेट कर दीजिए बिकॉज टोटल एनर्जी इज कंजर्व्ड ईच एंड एवरी पॉइंट, कंजर्व्ड का मतलब क्या, सेम है, ठीक है। वैल्यू ऑफ m a, एनर्जी एट A इज mgh, and the energy at C point is equal to 1/2 into mrg plus mg into 2r, तो h is equal to कितना आ जाएगा हमारा 2.5r, ठीक है। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज है वो देख लीजिए, हमने 80 क्यों नहीं लिया, ये जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन which are responsible for tangential acceleration which are responsible for
चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड को चेंज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दिस 80 is 90 degree to the normal acceleration. Here we applied the equation of dynamic equilibrium in the normal acceleration. इस डायरेक्शन अप्लाई किया हमने, इन नॉर्मल एक्सेलरेशन डायरेक्शन अप्लाई किया, तो ठीक है, इन द नॉर्मल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन अप्लाई किया, तो 80 का कंपोनेंट कितना होगा इस डायरेक्शन के अंदर, कंपोनेंट ऑफ 80 इन दिस डायरेक्शन इज 0। कंपोनेंट क्या 80 का इस डायरेक्शन में, इसका इनर्शिया फोर्स निकालें तो किधर आएगा, inertia force is in this direction, that inertia force due to ET due to the tangential acceleration Ft is equal to mass into AT, ये tangential acceleration आता है इस डायरेक्शन, ठीक है। लेकिन हमने तो सम ऑफ ऑल फोर्स की डायरेक्शन में क्या है, नॉर्मल एक्सेस की डायरेक्शन में किया है, तो AT का उस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट नहीं है, इसलिए ये हमारा ये इनर्शिया फोर्स इस इक्वेशन के अंदर नहीं आया।